हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आशा है आपने पीछे के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख लिए हैं, जैसे कि फिटिंग और सीट मेटल। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक्स के वीडियो बनाए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से डायरेक्ट, बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाले इसमें से पैसिव सर्किट कौन है। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव सर्किट्स कंपोनेंट किसी भी सर्किट में, जैसे कि यहाँ पे आप एक समझ सकते हैं कि ये एक सर्किट है। यहाँ पे हमारे पास ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, यहाँ पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है ऐसे। तो समझिए ये जो है और ये दोनों पैसिव कंपोनेंट हैं। पैसिव कंपोनेंट क्यों? इनका सर्किट में जो है कोई यूज नहीं है। जनरली पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं या किसी कहीं कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। बस ये क्या कर रहा है, पावर को डिसिपेट यानी खर्च कर रहा है, ये पावर को स्टोर कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। एक कैपेसिटर भी हमारा हो जाता है, ये भी क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। लेकिन ये रेक्टिफायर्स, ट्रांजिस्टर्स, ये सब चीज़ जो है वो यूज लगाया जाता है, इनको यूज किया जाता है सर्किट में। ये केवल स्टोर ही नहीं करते बल्कि ये कन्वर्ट भी करते हैं, ये एम्पलीफाई भी करते हैं, इसलिए एक्टिव हैं। ये एक्टिव हैं और ये तीनों जो है वो पैसिव हैं। तो हम अब ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पे रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, ये हमारे जो है वो पैसिव कंपोनेंट्स हैं। बाकी ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, ट्रांजिस्टर, डायोड, एससीआर, ये सब जो है वो गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। अभी हमने बात किया इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस किसका यूनिट क्या है? ये इंडक्टेंस, ऐसा एक इंडक्टर होता है, तो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओम जो है वो रेसिस्टेंस का यूनिट है, फराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट है, एम्पियर करंट का यूनिट है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायोड्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट में कितने हाउ मेनी डायोड्स, हाँ कितनी डायोड्स की जरूरत होती है। अब आपने व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में सुना होगा, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था, वो रेसिस्टेंस होता था। अगर आपने पढ़ा हो व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में, तो यहाँ रेसिस्टेंस होता था जो कि ऐसे करके लगा होता था और बीच में एक ऐसे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे रेक्टिफायर बनाना है, रेक्टिफायर बनाना है तो डायोड्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। डायोड्स कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऐसे ऐसे डायोड्स होते हैं। तो ये डायोड्स जो हैं वो यहाँ से 4 लगे होते हैं ब्रिज बनाने के लिए, यहाँ 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 यहाँ। अगर मैं कलर चेंज करके बताऊँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे 4 डायोड्स की हमें ज़रूरत होती है। आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। विच मटेरियल यूज फॉर मेकिंग आईसीज। आईसी बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? अब हम लोग चूँकि चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर चीज़ें सेमीकंडक्टर यूज होती हैं, और हम जानते हैं कि सबसे अच्छा सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन। और यहाँ पे ऐसे भी कार्बन, प्लैटिनम और माइल्ड स्टील, ये सब सेमीकंडक्टर तो है नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन ही सबसे बेहतरीन सेमीकंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ऊपर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दिया गया, उसका नाम क्या है? तो यहाँ भी देखिए, जो अभी मैंने अरेंजमेंट बताया था, ये 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 क्या है, एक ब्रिज रेक्टिफायर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब डायोड्स लगे हुए हैं। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है, तो नाम ही है ब्रिज रेक्टिफायर। अभी मैंने बताया ब्रिज बनता है ऐसे करके, तो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का नाम क्या है? यहाँ जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसका नाम क्या है? अब कंपोनेंट आप अगर बाहर से देखिएगा तो नहीं, इसके अंदर के सिंबल को देखिएगा तो समझ जाएगा। ये जो सिंबल बना हुआ है, ये एक डायोड है। ऐसे डायोड का एक सिंबल होता है, ऐसे करके, ये एक डायोड का सिंबल है, तो ये एक डायोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट। यहाँ इस कंपोनेंट का नाम क्या है? अभी मैंने बताया इंडक्टर ऐसे 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 होता था, तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पर इमेज बना हुआ है। ये वाला पार्ट देखिए ऐसे ही स्पाइरल करके है, तो ये एक इंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल यूज्ड। इस टूल को आपने तो देखा ही होगा,
लगभग सभी हम सभी ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ छोटे मोटे घर की चीज़ को आयरन सोल्डरिंग करने के लिए, जिससे लोग बोलने लगते हैं बड़ा होकर बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो ये वही वाला सोल्डरिंग आयरन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये जो फिगर बना हुआ है ये कौन सा कंपोनेंट है? ये फिगर भी आपने अपने घरों में देखा होगा। ये आपके पंखों में लगा होता है, मोटर्स में लगे होते हैं। ये एक कैपेसिटर है जो कि एनर्जी स्टोर करता है शुरुआत में उसको पावर टॉर्क जनरेट करने के लिए, ताकि पंखा जो है चल पाए कम वोल्टेज पे भी, रोटेट होना शुरू हो जाए। उसके बाद जो है 81 क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट? इस कंपोनेंट का नाम क्या है? और यहाँ पे कंपोनेंट का 3 फिगर बना हुआ है, तीनों तीनों जो है वो देखिए, ये और इसका ये थोड़ा सा रियल वर्जन है, ऐसा रियल में ऐसा होता है। तो ये एक ट्रांजिस्टर है। जी हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे। ये जो है ये एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट, FET का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर का एक पहचान है कि उसके 3 टर्मिनल्स निकले होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो ये एक ट्रांजिस्टर है। अब यहीं पे मैं बता देता हूँ कि हमारा SCR जो है वो से ये होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब दूसरा जो सी ऑप्शन है उसका है डायोड फॉर AC, और तीसरा है वो ट्रायोड फॉर AC। तो यहाँ डायोड फॉर AC है, ट्रायोड फॉर AC, ये सब के हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं आगे। अभी क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये देखिए नीचे का क्वेश्चन है वही पूछ रहा है ये, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट सिंबलाइज्ड? ये एक डायोड फॉर AC है, यानी डायक है। यहाँ क्या है देखिए, 2 डायोड्स लगे होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, तो यहाँ पे 2 डायोड्स लगे हैं, एक ऐसे ऊपर करके, एक यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये यहाँ पे ऐसे नीचे करके, और एक टर्मिनल इधर है एक टर्मिनल इधर। तो ये डायोड फॉर AC है। अब सिंपल जो SCR होता है उसकी फिगर में बना के दिखाता हूँ। सिंपल SCR जो होता है वो ऐसे होता है, एक एक तो पहले ऐसे, ये ऐसे, ये आगे आपने देखोगे ऐसे, ये टर्मिनल ये, लेकिन एक यहाँ से गेट निकला होता है, इसको हम लोग G यानी गेट बोलते हैं। तो ये एक SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो गेट है ये यहाँ से कंट्रोल करता है इसे, ये डायरेक्ट डायोड नहीं है, ये एक यहाँ से गेट जो है इसे कंट्रोल करता है। अब सिंपल डायोड में क्या अंतर? सिंपल डायोड हमने फिगर देखा था, एक बार ध्यान से देखिएगा, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। सिलिकॉन डायोड जो है सॉरी, एक डायोड जो है ऐसे होता है, ऐसे एक डायोड ऐसे होता है, लेकिन हमारे पास SCR जो होते हैं वो इसी स्ट्रक्चर के होते हैं, बस ऐसे और एक ऐसे। ये जो G वाला निकला होता है एक अलग से, ये अलग होता है इसमें SCR में। ये SCR है और ये एक डायोड है, ये एक डायोड है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूज्ड विथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ डोमेस्टिक RAC सिस्टम? डोमेस्टिक RAC सिस्टम में जो इंडक्शन मोटर लगे होते हैं उसका कैपेसिटेंस हम लोग का यूनिट क्या होता है? तो वैसे भी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है आप जानते हैं, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है? फराड। लेकिन जनरली हम लोग जो घर में यूज करते हैं, जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो फराड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसलिए हम लोग माइक्रो फराड यूज करते हैं, मिली भी नहीं, माइक्रो फराड। माइक्रो फराड में हमारा काम चल जाता है, इसलिए हम लोग माइक्रो फराड में यूज करते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जो घरेलू RAC प्रणाली में मोटर्स के साथ उपयोग की जाने वाली कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो माइक्रो फराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड, इट इज इफ इट इंड्यूसेस द वोल्टेज टू द सेम कंडक्टर। अगर ये सेम कंडक्टर को वोल्टेज इंड्यूस करता है तो उस कंडक्टर को क्या बोलते हैं, या उस कंडक्टर की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? तो उस कंडक्टर की एबिलिटी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो अपने सेम ही कंडक्टर को वोल्टेज इंड्यूस करता है। ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। सेल्फ, खुद खुद के कंडक्टर को कर रहा है तो इसे सेल्फ इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, विच सेमीकंडक्टर मटेरियल इज यूज्ड टू मेक डायोड्स। अब देखिए वैसे ही फिर से सेमीकंडक्टर की बात करती, तो सेमीकंडक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन। इससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर चीज़ें सेमीकंडक्टर यूज होती हैं, और सेमीकंडक्टर में मेनली सिलिकॉन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइप ऑफ डायोड इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन सर्किट्स। कम्युनिकेशन सर्किट्स में किस तरीके के डायोड यूज होते हैं? तो कम्युनिकेशन सर्किट में हम लोग सिग्नल वाला डायोड यूज करते हैं। नीचे में लिखा है जीनर डायोड। अब देखिए डायोड तो ऐसे फिगर हमने देखा था, डायोड का फिगर ऐसे होता है, लेकिन जीनर डायोड का ऐसे होता है। ये एक जीनर डायोड है। और डायोड कैसे हो सकता है, ऐसे। डायोड और जीनर डायोड में ये अंतर है जो मैंने डार्क किया हुआ है, तो ये एक जीनर डायोड है। ये सिंगल डायोड हम लोग यूज करते हैं कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए। नेक्स्ट है, विच कंपोनेंट इज यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस को किसको इस्तेमाल करते हैं? अभी मैंने एससीआर का फोटो बनाया था, फिर से बना देता हूँ एससीआर का इमेज। देखिए सिंपल डायोड की ही तरह होता है। यहाँ थोड़ा आगे ऐसे एक स्ट्रेट ये, और साइड वाला ये ऐसे। ये जो गेट वाला है ये एससीआर का, यही जो है गेट सिग्नल होता है, ये एससीआर इसे बना देता है सिंपल डायोड को। तो इसे हम लोग स्विचिंग डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं। इसका काम ही होता है ऑन ऑफ करना। ये ऑन ऑफ करता है, एक डायोड को ऑन या ऑफ करता है, तो इसीलिए स्विचिंग डिवाइस के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक एससीआर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये एक्टिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट हमने समझा था, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये सब थे पैसिव कंपोनेंट। ये जो है एक एक्टिव कंपोनेंट है। अब एक्टिव कंपोनेंट में अगर ये तो एक ऐसे रियल फिगर बना दिया है, लेकिन ट्रांजिस्टर्स के फिगर जनरली जो होते हैं वो 3 उनके टर्मिनल्स निकले होते हैं। तो ये एक ट्रांजिस्टर है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये एक ट्रांजिस्टर है। डायोड का आपने फोटो ऊपर देखा ही था, ऐसे करके था एक, बाकी ऐसे करके था नीचे। और ट्राइएक में भी बता देता हूँ, कुछ नहीं होता है। ट्राइएक में एक ऐसे गेट वाला सिग्नल निकला होता है, ये एक ट्राइएक हो जाता है। बस एक गेट वाला सिग्नल निकाल देंगे, ये ट्राइएक हो जाएगा। और एससीआर का भी फिगर हम देख चुके हैं। व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब यहाँ से हमें एक्टिव कंपोनेंट पूछ रहा है, पैसिव हमने देख लिया है। तो देखिए ट्रांसफॉर्मर्स और इंडक्टर्स। इंडक्टर्स तो बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ नहीं करते हैं। इंडक्टर्स जो है वो एक एक्टिव पैसिव कंपोनेंट्स था, हमने देखा था। बाकी जो ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स और एससीआर, ये जो हैं ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। इनका सर्किट में होना एक्टिविटी शो करता है, ये कुछ ना कुछ पावर के साथ या सर्किट के साथ कुछ बदलाव करते हैं, ये एक्टिव कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस मेंटेन्स ए कांस्टेंट डीसी आउटपुट। इसमें से कौन डिवाइस जो है वो कांस्टेंट डीसी आउटपुट देता है? अब कांस्टेंट डीसी आउटपुट देने के लिए हमारे पास नाम से ही समझ में आता है, लोड रेगुलेटर तो होगा नहीं, रेक्टिफायर या करंट लिमिटर्स नहीं होंगे। वोल्टेज रेगुलेटर ही वोल्टेज को कांस्टेंट दे सकता है। और इसमें से सबसे अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर है एक जीनर डायोड। जीनर डायोड एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेटर है। जीनर डायोड का फिगर मैं फिर से बना देता हूँ, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलता है, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये एक जीनर डायोड है। फिगर थोड़ा सा बड़ा भद्दा बन रहा है, लेकिन आप समझिए जीनर डायोड ऐसा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज द वोल्टेज रेगुलेटर। हाँ देखिए अभी नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कंपोनेंट इसमें से वोल्टेज रेगुलेटर है। ऊपर वाला आंसर वोल्टेज रेगुलेटर था, तो अभी ये पूछ रहा है कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज रेगुलेटर है, तो जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब जीनर डायोड का थोड़ा सा काम समझते हैं।
जीनर डायोड का एक बार फिगर बना लेते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये जीनर डायोड का काम होता है कि एक तरफ से करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी तरफ से नहीं। एक डायोड का काम होता है कि एक तरफ से करंट को फ्लो होने देता है, दूसरी तरफ से नहीं। लेकिन एक जीनर डायोड का काम होता है कि करंट तो फ्लो होने देगा, लेकिन एक लिमिट पे, कि इस इतने से ज़्यादा वोल्टेज को वो पास नहीं होने देगा। तो ये एक जीनर डायोड का काम है कि वो 3 से लेकर 8 वोल्ट 18 वोल्ट तक ही, 18 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज को सप्लाई नहीं कर सकता। तो वही रेंज पूछ रहा है, तो 3 से लेकर के 8 वोल्ट ये हमें याद करना पड़ेगा। 3 से लेकर 8 वोल्ट जीनर डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग जीनर डायोड। अब जीनर डायोड को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? सेम वही, यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स चीज़ें यूज हो रही हैं, सेमीकंडक्टर्स अपना सिलिकॉन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर देयर इन सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब एस में कितने टर्मिनल्स होते हैं? एस का फिगर फिर से बना देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे ये देखिए, एस का फिगर ऐसे था, एक ऐसे था, और ये एक डायोड था। लेकिन एस बनाने के लिए एक गेट वाला टर्मिनल, कितने टर्मिनल हो गए? 1, 2 और 3 टर्मिनल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेमीकंडक्टर कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। फिगर कहीं दिया होगा, यस जी हाँ, देखिए ये फिगर दिया हुआ है और यहाँ इसका सिंबल भी दे दिया हुआ है। अब देखिए, मैंने बताया था ये यहाँ 3 टर्मिनल्स निकले हुए हैं, और अगर इसका सिंबल देखें तो ये इसका सिंबल है। और इसका सिंबल मैंने बताया भी था कि ये एक डायक जैसा ही होता है। अगर ये आप हटा देंगे तो डायक हो जाएगा, लेकिन ये केवल गेट वाले टर्मिनल लगाने के कारण इसे ट्रायक बोलते हैं, यानी ट्रायोड फॉर एसी। एक होता है डायोड फॉर एसी, एक होता है ट्रायोड फॉर एसी। तो ये ट्रायोड फॉर एसी हो जाएगा। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, तो इसीलिए इसका नाम ट्रायक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इस कंपोनेंट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या नाम है? मैंने बताया था ट्रांजिस्टर्स में 3 लगे होते हैं। ऊपर में भी एक ट्रांजिस्टर का इमेज दिया हुआ था, और यहाँ भी ट्रांजिस्टर का इमेज था। 3 सर्किट जो दिए हुए हैं ट्रांजिस्टर के, और TO92 करके नाम भी लिख दिया है। तो अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, ये एक ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोफराड इन फराड। पिछले बार मैंने देखा था इलेक्ट्रिक वाले सेक्शन में, मैंने बताया था कि वहाँ माइक्रोन दिया हुआ था। तो माइक्रोन का भी मतलब होता है माइक्रोफराड, और 1 माइक्रोफराड का भी। तो अगर आपको याद हो तो वो 10⁻⁶ आंसर था। यहाँ फिर से मैं बता देता हूँ कि माइक्रो का मतलब होता है, जहाँ पर भी आप अगर माइक्रो देखें, माइक्रो, तो समझें वो 10⁻⁻6 की बात कर रहा है। तो एक माइक्रो फराड जो हो जाएगा वो 10⁻⁶ फराड के बराबर होगा। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई विथ 2 डायोड्स एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। AC से हम लोग DC पावर सप्लाई करना है एक ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो किसका यूज करते हैं? तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। ये हम लोग याद कर लेंगे कि हमें फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करना होता है जब हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में AC से DC ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस विथ कैपेसिटर। यहाँ एक कैपेसिटर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस कैपेसिटर में कौन सा प्रोग्रेस हो रहा है। यहाँ देखिए, दोनों टर्मिनल्स को आपस में जोड़ दिया गया है एक रेसिस्टेंस के साथ, जिसका 100 ओम और 10 वाट है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से इसका एनर्जी को निकाला जा रहा है। एक रेसिस्टेंस क्या करता है? एनर्जी खर्च करता है। एनर्जी खर्च करना यानी डिस्चार्ज करना। एक बैटरी में भी आप अगर कुछ लगा दें तो वो भी डिस्चार्ज होगा। एक कैपेसिटर में भी अगर आप दोनों टर्मिनल्स को जोड़ देते हैं तो वो भी डिस्चार्ज होता है। तो ये एक डिस्चार्जिंग है। व्हाट इज कंपोनेंट यूज्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोनेंट। इस कंपोनेंट का यूज क्या पूछना है? तो ये आखिर ये कंपोनेंट है क्या? ये एक डायोड है, सिंपल सा एक डायोड है जो करंट को लिमिट कर रहा है, दूसरे साइड से करंट को नहीं जाने दे रहा है। और
अगर बात करें तो ये एक डायोड नहीं, यहाँ पे 3-4 पट्टियाँ हैं, तो आप इसे रेसिस्टेंस समझ सकते हैं। ये एक रेसिस्टेंस है, हाँ सॉरी, ये एक रेसिस्टेंस है। ये जो है वो एक रेसिस्टेंस है जिसपे 4 बैंड लगे हुए हैं। अब आप अगर बैंड को समझेंगे तो बहुत सारे बैंड वाले रेसिस्टेंस आते हैं, उनको पता किया जाता है कि कितने होंगे। तो ये एक रेसिस्टेंस क्या करता है, करंट को लिमिट करता है, ज़्यादा करंट पास नहीं होने देता है, या फिर कहें करंट को अपने आप में कुछ रोक लेता है और फिर करंट को पास होने देता है, इसलिए। नेक्स्ट है विच एप्लीकेशन यूजेज द डिजिटल आईसी। कौन सा एप्लीकेशन इसमें डिजिटल आईसी यूज करते हैं। तो डिजिटल आईसी यूज करने वाले इसमें से कंपोनेंट्स हैं, एम्पलीफायर तो है नहीं, लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स आपने ऐसे देखे होंगे, एंड गेट, और गेट, ऐसे ये सब गेट जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, डिजिटल आईसीज में। तो वही पूछ रहा है विच अदर एप्लीकेशन यूजेज द डिजिटल आईसीज, लॉजिक गेट्स, विच व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व अक्रॉस D1 एंड D2। यहाँ D1 और D2 में कौन सा प्रोसेस जो है इन्वॉल्व है। अब D1 यहाँ पे है, D1 यहाँ पे है, और D2 यहाँ पे है, और यहाँ भी D1 है, यहाँ भी D2 है। यहाँ क्या हो रहा है, AC है, अब समझिए AC, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर दोनों तरफ से कॉइलिंग है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, AC से DC में कन्वर्ट कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता था, AC से DC में स्टेप डाउन कन्वर्ट करता था। यहाँ तो चूंकि 2 डायोड लगे हुए हैं, तो ये 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब ये पूरी तरीके से AC से DC में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट है कि विच प्रोसेस इज डन बाय द आईसी। यहाँ पे आईसी के द्वारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ देखिए ये आईसी है, ऊपर में जो एक लोहे का टाइप का है, आपने ऐसा देखा होगा। यहाँ पे यहाँ से वोल्टेज जो है इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, नीचे में अर्थ किया हुआ है, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। इसे हम लोग रेगुलेशन बोलते हैं। ये एक रेगुलेशन की प्रक्रिया चल रही है, एक रेगुलेशन की प्रक्रिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज पर कलर कोड्स। कलर कोड्स के अनुसार रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। अब कलर कोड्स क्या होता है, कोई भी रेजिस्टेंस अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे बैंड होते हैं। पहले तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऐसे 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 करके होता है, रियली में आपने देखा होगा। तो वहाँ पे कुछ कलर बैंड्स होते हैं, तो उन कलर बैंड्स को करने का एक टेबल होता है। अगर आप उसको सर्च करके याद करेंगे तो बेहतर होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑरेंज कलर का जो होता है कोड, वो होता है 3। ऑरेंज ऑरेंज कलर का कोड होता है 3। रेड का होता है रेड का भी होता है, आई थिंक 2 होता है। रेड का जो होता है 2 होता है, रेड का 2 होता है। ऑरेंज का यहाँ पे भी 3। और ये सिल्वर जो होता है वो लास्ट का जो पट्टी होता है वो वेरिएशन डिवाइड करता है, वेरिएंस डिफाइन करता है। वो तो +-5% होता है, +-5% गोल्ड के लिए, और +-10% सिल्वर के लिए। तो ये सिल्वर है, तो यहाँ लास्ट में देखिए +-10% जरूर होगा। आगे में 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, और ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो तीसरा बैंड आ जाता है वो मल्टीप्लिकेशन। आगे एक इसके लिए एक थोड़ा बड़ा वीडियो चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए, अगर आप देखना चाहें तो इसके बारे में समझ सकते हैं। देखिए आंसर्स ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ देखिए 3K3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3। देखिए पहला जो हमारा था ऑरेंज 3, उसके बाद दूसरा भी था हमारा ऑरेंज 3। यहाँ थोड़ा ऑर्डर में गलत कर दिया है, ये के जो है 1000 को डिनोट कर रहा है, तो के 1000 होगा ओम। और +-10%, मैंने बताया सिल्वर के लिए +-10% वेरिएशन होता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। अगर वो गोल्ड हुआ होता तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ अगर 5% होना पड़ता है उसको गोल्ड होने के लिए। व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC पावर सप्लाई। AC से DC पावर सप्लाई करने के लिए कौन सा प्रोसेस। अभी हमने फुल रेक्टिफायर देखा, 2 डायोड्स फुल वेव रेक्टिफायर, यानी हमको क्या करना पड़ता है,
रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर के माध्यम से। हाउ मेनी मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज टर्म्ड इन द रिवर्स बायस कंडीशन। कितने मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस, कितने डायोड को हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में लगाते हैं? तो पीक इनवर्स वोल्टेज। हाउ द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज टर्म्ड। अच्छा, उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स बायस वोल्टेज टर्म को क्या बोला जाता है? पीक इनवर्स वोल्टेज बोला जाता है। इस चीज़ को हम पीक इनवर्स वोल्टेज बोला जाता है। मुझे लगता है कि इस सेक्शन में इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आओ आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।